हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है भारत में संचार व्यवस्था। देखिए, भारत में संचार व्यवस्था जो है कि इससे प्रश्न बनते हैं। आरआरबी यहाँ से प्रश्न उठाने का संभावना है, तो इसलिए इसको हमने शामिल किया है। आइए देखते हैं भारत में संचार व्यवस्था कैसी है। देखिए, इससे कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न निकल कर आपके एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए, भारत में संचार व्यवस्था। रेडियो का प्रसारण कब स्टार्ट हुआ था? तो 1927 में प्रारंभ हुआ था रेडियो का प्रसारण। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ और बाद में सन 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा संचार सेवा 1837 में प्रारंभ हुआ था। आगे देखते हैं। देखिए क्या दिया है। पहला डाक टिकट कराची में 1852 में जारी हुआ था। 1852 कराची में 1852 में जारी हुआ था। जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी हुआ था। 1854 में जारी हुआ था। डाक विभाग की स्थापना 1854 में किया गया था। मनी ऑर्डर सेवा 1880 में आरंभ हुआ। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी तक हुई थी। भारत में डाक जोनों की संख्या 8 है। पिन कोड 15 अगस्त 1972 में प्रारंभ हुई थी। पिन कोड जो 6 अंकों के पिन कोड होते हैं वह 15 अगस्त 1972 में जो है कि प्रारंभ की गई थी। स्पीड पोस्ट की शुरुआत देखिए, ये सब नाम से आप परिचित हैं, तो यहाँ से जो है कि प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। देखिए, जो चीज़ आप जानते रहेंगे पूछा जाएगा उन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन, लेकिन उसके जो उसका अगला पार्ट जो होता है वो चीज़ आप नहीं जानते। पिन कोड का नाम आप सुने हैं, लेकिन ये प्रारंभ कब हुआ था ये नहीं जानते। स्पीड पोस्ट आप सुने हैं, हमेशा कर रहे हैं स्पीड पोस्ट, लेकिन इसकी शुरुआत कब की गई थी ये आप नहीं जानते हैं। तो 1986 में इसकी शुरुआत की गई थी। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 1884 में हुआ था। रेल डाक सेवा 1863 में प्रारंभ हुआ। भारत में प्रथम डाकघर 1774 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन तार सेवा 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। आगे देखिए, टेलीफोन सेवा क्या दिया है। टेलीफोन सेवा का आरंभ 1881 से 82 में कोलकाता में हुआ था। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका प्रतिमापुरी थी। प्रथम उद्घोषिका कौन थी? प्रतिमापुरी थी। प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। क्या था? पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो वह था बंगाल गजट। कोलकाता से 29 जनवरी 1781 में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक J.A. हिक्की थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दट मर्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था। आगे देखते हैं। जिसके संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ। भारत में टेलीविजन दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में की गई। 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण आरंभ हुआ। डायरेक्ट टू होम DTH डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 को हुआ था। DTH डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 से हुआ था। आगे देखिए क्या दिया है। देखिए, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का आरंभ 1 अक्टूबर 2000 को हुआ था। MTNL की स्थापना
अप्रैल 1986 में हुआ था। इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुई। सेलुलर फोन सेवा 1995 में आरंभ हुआ। भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा का आरंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर से लखनऊ के मध्य शुरू की गई थी। एसटीडी सेवा कानपुर से लखनऊ के मध्य शुरू की गई थी। आगे देखते हैं, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से आरंभ हो गई थी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, पोर्ट करवाते हैं ना आप लोग मोबाइल नंबर, तो यह 20 जनवरी 2011 से प्रारंभ हुई थी, जिसे प्रथम चरण हरियाणा में शुरू किया गया था। प्रथम चरण में हरियाणा में इसे जो है कि शुरू किया गया था। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को की गई थी। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमने क्या लिया है, देखिए ये है भारत में उद्योग। देखिए इसके पहले हम आपको 4 वीडियो करा चुके हैं, जिसमें कि हम उसी टॉपिक को लेकर चल रहे हैं जो रेलवे के द्वारा जहां से प्रश्नों को उठाया जाता है। और इसके बाद हम लोग, अभी जो समय बचा है 27 नवंबर से आपका एग्ज़ाम है और आज हो गया 21 नवंबर, तो इसके बीच आपका 5 दिन का टाइम बचा है। तो इन 5 दिनों में हम उन टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो रेलवे की पसंदीदा और चुनिंदा टॉपिकों में शामिल होता है, जहां से ज़्यादातर चांस होता है कि रेलवे के द्वारा प्रश्न उठाए जाएंगे। तो उन्हीं टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इन 5 दिनों में। बाकी समय बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को फास्ट रिवीजन करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं भारत में उद्योग व्यवस्था के बारे में। देखिए क्या दिया है, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल, कुल्टी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। आगे देखिए, बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साक्ची झारखंड में स्वर्णरेखा नदी की घाटी में किया गया। साक्ची झारखंड में स्वर्णरेखा नदी की घाटी में किया गया। देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालिक मध्य प्रदेश की भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से, किसकी सहायता से, यह प्रश्न पूछा जाता है कि किसकी सहायता से हुआ, तो सोवियत संघ की सहायता से हुआ था छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में किया गया था और किसकी सहायता से, सोवियत संघ की सहायता से किया गया था 1955 में। ठीक है। राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। इसकी स्थापना 1959 में हुआ था। पश्चिमी जर्मनी की सहयोग से हुआ था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, इसकी स्थापना 1956 में किया गया था ब्रिटेन की सहायता से। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला की कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में 1956 से 61 के बीच हुआ था। देखिए, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के कारखानों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में 1956 से 61 के बीच किया गया था। आगे देखिए, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार, अब जो है कि वर्तमान में झारखंड में आता है, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में की गई थी। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया। आगे देखते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 में की गई थी। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 ईस्वी में लगाया गया, जो असफल रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में
1951 में शुरू शुरू हुआ। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में प्रारंभ की गई थी। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में प्रारंभ की गई थी। आगे देखिए, भारत का पहला प्राचीन में बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के रिसरा में स्थापित किया गया। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। सफेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन कहाँ स्थित है? यह ढाका में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी बोला जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन। देखिए, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे देखिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 में की गई थी। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थित है। फिरोजाबाद कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र फिरोजाबाद में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र है। आगे देखते हैं, देखिए अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है फिल्म जगत। फिल्म जगत से भी प्रश्न उठाए जाते हैं। देखिए, प्रथम भारतीय फिल्म मुख्य फिल्म 1913 में बनी थी, राजा हरिश्चंद्र। प्रथम भारतीय फिल्म मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो कि 1913 में बनी थी। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा 1913 में ये भी बनी थी, जिसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम और निर्माता आरदेशिर ईरानी थे। देखिए, भारत में पहली बार फिल्म प्रदर्शन 7 जुलाई 1869 में वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। प्रथम भारतीय फिल्म निर्माता महिला फातिमा बेगम। बुलबुल ए पाकिस्तान 1962 थी। आगे देखते हैं, स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम। स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म कौन सी थी? तुकाराम था। रजत जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म थी कपाल कुंडला थी। पहली सिनेमास्कोप फिल्म 1959 में बनी गुरुदत्त की कागज के फूल थी। 70 mm में बनी पहली भारतीय फिल्म शोले है। 70 mm में बनी पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? शोले है। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन दादा साहब फाल्के थे। देखिए, क्या दिया है? श्री धुनिंदर राज गोविंद फाल्के। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। इनका देखिए, दादा साहब फाल्के का ही नाम है श्री धुनिंदर राज गोविंद फाल्के। इन्हीं को, दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। ठीक है। 1922 पूछा जाता है, भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया था, जो 12.5% था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 में मुंबई में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित, देखिए क्या दिया है, भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे 1992 में, जो कब दिया गया था? भारत रत्न सम्मानित
फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे 1992 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब 1954। मिर्जा गालिब पहली हिंदी फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित थी। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त है। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त वास्तविक नाम फातिमा ए रशीदा थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला देविका रानी रोरिक 1969 में इन्हें पुरस्कार दिया गया था तथा प्रथम गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 में की गई थी। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया फिल्म गांधी, कौन सी फिल्म गांधी थी। फिल्म टाइटैनिक ने वर्ष 1997 में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। टीवी धारावाहिक देखिए, भारत एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल थे। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के जो निर्देशक थे वह श्याम बेनेगल थे। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 में फिल्म विजेता गांधी थी, जिसमें निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे तथा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। गांधी की भूमिका कौन निभाया था? बेन किंग्सले के द्वारा गांधी की भूमिका निभाई गई थी। आगे देखते हैं, देखिए अगला टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास। भारत में एजुकेशन का जो है विकास कैसे हुआ। देश में प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। देश में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो यह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में जो है कि आई थी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे 1854 ईस्वी में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आगे देखते हैं, देखिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र 1835 ईस्वी में जारी हुआ था। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन 1882 में किया था। देखिए शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में तथा शैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया था। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया था। आगे देखते हैं, देखिए क्या है, देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 26 अगस्त 1982 ईस्वी में हुआ था। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू नई दिल्ली की स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना 1961। NCERT की स्थापना 1961, ध्यान दीजिएगा NCERT की स्थापना कब हुआ था? 1961 में हुआ था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुआ था। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने? कोठारी आयोग ने दिया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987-88 में लागू हुआ था। आगे देखते हैं, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में किया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया गया। आज़ादी के बाद शिक्षा के सुधार के लिए सरकार ने राधाकृष्णन आयोग का गठन 1984 से 1949 के बीच किया था। आगे देखते हैं क्या दिया है, देखिए
भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई। भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 ईस्वी में की गई। फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में किया था। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में मोहम्मद अली जौहर ने की थी। आगे देखिए, मोहम्मद अली जौहर ने की थी। शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। शिक्षा का मौलिक अधिकार यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? यह 11 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आगे देखते हैं, देखिए अगला टॉपिक क्या है। देखिए नोबेल पुरस्कार, महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के पुण्य तिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड ने 1868 में डायनामाइट की खोज किया था। अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट की खोज किया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में वितरण प्रतिवर्ष 10 सितंबर को स्टॉकहोम स्वीडन तथा ओस्लो नॉर्वे में होता है। 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन तथा ओस्लो नॉर्वे में होता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में भौतिक, रसायन और शारीरिक विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति एवं अर्थव्यवस्था में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वेरिजेस रिक्सबैंक द्वारा अपनी 300 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया था। 1969 में पहली बार रांगर फीस नॉर्वे एवं जैन टीन बर्जेन हॉलैंड को प्रदान किया गया था। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिक और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साइंस के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद स्टोरिंग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कारोलिनस्का जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर पहले एशियाई को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविन्द्रनाथ को पहली बार दिया गया था गीतांजलि के लिए। उसके बाद मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। आगे देखते हैं, विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय CV रमन 1930 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर 7.11 करोड़ की दी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पाने वाले पहली महिला मैडम कुरी। नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम कुरी 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज हेतु दिया गया। आगे देखते हैं, नोबेल पुरस्कार क्या दिया है। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते।
नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में तीन व्यक्ति विजेता हो सकते हैं एक क्षेत्र में। जैसे अगर रसायन के क्षेत्र में देखा जाए तो 3 लोगों को मिल सकता है, लेकिन 3 से अधिक विजेता नहीं हो सकते हैं। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 1974 में यह नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई 17 वर्ष है, जिसे 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसकी उम्र महज 17 वर्ष थी। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है, कौन सा टॉपिक है। ये हमने लिया है नरेगा एवं मनरेगा। इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिए, नरेगा का पूर्ण रूप क्या है? ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, इसकी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, इसकी स्थापना 25 अगस्त 2005 को संसद में पारित हुआ था। होने के बाद 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। ओके, इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में बंदलापल्ली मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव में हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा का नाम परिवर्तित करके 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। ठीक है, नरेगा के पहले संस्करण की अवधारणा तैयार जिनद्रेज बेल्जियम ने किया था, जो बेल्जियम के थे। जिनद्रेज के द्वारा किया गया था, जो बेल्जियम के थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान था। इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने का प्रावधान था। इससे अधिक दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी दिया जाएगा। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे तथा सप्ताह में 6 दिन ही काम करना शामिल था। 7 घंटे काम करना है और 6 दिन काम करना है। प्रथम चरण 2006 से 7 में इस योजना के अंतर्गत देश में 27 राज्यों के 200 जिले द्वारा द्वितीय चरण में 2007 से 8 में देश के 130 जिलों में शामिल किए गए थे। तीसरा चरण जो है 2008 से अब तक में 1 अप्रैल 2008 को देश में शेष 274 जिले शामिल किए गए। वर्तमान में देश के 641 जिलों में यह योजना अप्रैल 2008 से लागू है। वर्ष 2008 में इस योजना के तहत सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया गया। इस योजना का क्रियान्वयन देखिए, इस योजना का क्या दिया है। देखिए, इस योजना का देखिए क्या है, कहाँ चल गया। हाँ, देखिए, इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्यों के मध्य 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दी जाती है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय का अनुपात 60:40 है। आगे देखते हैं। देखिए क्या दिया है। मनरेगा का गठन मिहिर शाह कमेटी द्वारा हुआ था।
यह प्रश्न पूछा जा सकता है। मनरेगा का गठन मिहिर शाह कमेटी द्वारा हुआ था। वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा। मनरेगा की कार्यात्मक इकाई ग्राम पंचायत तथा लाभ प्राप्तकर्ता परिवार है। मनरेगा का कार्यात्मक इकाई ग्राम पंचायत तथा लाभ प्राप्तकर्ता परिवार है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक देखिए क्या है। देखिए, भारत में मुद्रा प्रणाली। अगला टॉपिक क्या है? भारत में मुद्रा प्रणाली क्या चीज़ है? भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? रुपया है। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? यह रुपया है। आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज है। रुपया नाम का सिक्का पहली बार शेर शाह सूरी ने लगभग 1542 ईस्वी में जारी किया था। रुपया नाम का सिक्का किसके द्वारा? शेर शाह सूरी ने 1542 ईस्वी में जारी किया था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 ईस्वी में, कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन 1862 ईस्वी में हुआ था। देखिए, आगे देखिए, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। मुद्रा का अवमूल्यन तीन बार 1949, 1966 और 1991 में हुआ था। भारत में सिक्कों का टकसाल मुंबई 1830, हैदराबाद 1903 और कोलकाता 1950 और नोएडा 1989 में है। आगे देखते हैं, 10, 50 और 100 और 500 क्या दिया है? 10, 50, 100 और 500 मूल्य के नोट करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में छपती है। 10, 50, 100, 500 मूल्य के नोट करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में छपती है। देवास मध्य प्रदेश में स्थित बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100 और 500 मूल्य वर्ग के नोट छापती है। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। आगे देखते हैं, 1 रुपये के नोट क्या दिया है? 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के वित्तीय मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। देखिए, यह ध्यान देने वाली बात है कि 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के वित्तीय मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के आरबीआई के द्वारा जो है कि जारी किया जाता है। 1 रुपये के नोट पर वित्तीय सचिव और 1 रुपये से अधिक सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर वित्तीय सचिव का हस्ताक्षर होता है और उससे अधिक के सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। नोट देखिए क्या दिया है? नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का जो मूल्य है वह घटता है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक WPI द्वारा की जाती है, जिसका वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है। देखिए, आगे देखते हैं, मुद्रास्फीति में ऋणी लेन देन को लाभ होता है। मुद्रास्फीति में देनदार को हानि होता है। 11 देशों ने सर्वप्रथम 11 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। वर्तमान में यूरो 19 देशों की मुद्रा है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय करता है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात से प्राप्त करता है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा क्या दिया है? सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोच
कोष चीन के पास है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। भारत ने वर्ष 1974 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सदस्यता प्राप्त की। 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह आर मतलब डिजाइन किया गया मिला। और यह किसके द्वारा? 15 जुलाई 2010 को यह चिन्ह आया था और यह किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? डी उदय कुमार। किसके द्वारा? डी उदय कुमार के द्वारा यह डिजाइन किया गया था। आगे देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ये है कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए भरतनाट्यम दक्षिण भारत तमिलनाडु का एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा यह किया जाता है। भरतनाट्यम विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। भारत की शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली कर्नाटक संगीत कहलाती है। आगे देखते हैं। कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदर दास है। कर्नाटक संगीत का जनक कौन है? पुरंदर दास है। देखिए त्यागराज, क्या दिया है? त्यागराज, मुथुस्वामी तथा श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। भरतनाट्यम के प्रमुख घराना है। भरतनाट्यम के प्रमुख घराना है मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम और पांडनलूर। देखिए लीला सैमसन, मृणालिनी, साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के कलाकार हैं। भरतनाट्यम के कलाकार हैं लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति। ये जो है कि भरतनाट्यम के कलाकार हैं। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली किस राज्य का? केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की संगीतों की भाषा मलयालम है। आगे देखते हैं। कथक जो है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक क्या है? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी कथक के प्रमुख कलाकार हैं। पंडित लच्छू महाराज तथा पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी कथक के प्रमुख कलाकार हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी। और वल्लतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी कथकली के कलाकार हैं। कथकली के कलाकार। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी जो है वह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र, डोना गांगुली का संबंध उड़ीसी नृत्य से है। आगे देखते हैं। देखिए क्या दिया है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। और मयूरभंज का छातो युद्ध संबंधित नृत्य है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। सबसे पुराना प्राचीनतम वाद्य यंत्र जो है वह बीड़ा है। राग भैरवी प्रातः काल का गाया जाता है। राग मियाँ की मल्हार तानसेन की रचना है। आगे देखते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया, क्या दिया है? हरि प्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक हैं। बिस्मिल्ला खान शहनाई वादक हैं। हरि प्रसाद चौरसिया जो हैं वह बांसुरी वादक हैं और बिस्मिल्ला खान शहनाई वादक हैं। अहमद अली खान प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। सितार का जनक अमीर खुसरू कहलाते हैं। पंडित भीमसेन जोशी गायन से संबंधित है। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश और नागर शैली का उदाहरण है। आगे देखिए। नागर शैली का विकास गुप्त काल में तथा गांधार शैली का विकास कुषाण काल में हुआ। कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर और तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर एवं तिरुपति मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। नागर एवं द्रविड़ शैली की मिश्रित रूप बेसर शैली कहलाती है। नागर एवं द्रविड़ शैली का जो मिश्रित रूप है उसे बेसर शैली कहते हैं। आगे देखिए क्या है। आगे क्या दिया हुआ है। देखिए
हॉलीवुड, वैष्णव मंदिर, वृंदावन वेसर शैली के उदाहरण है। मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला कहाँ का है? बिहार का है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सरोद में 19 तार होते हैं। जो सरोद होता है उसमें कितने तार होते हैं? 19 तार होते हैं सरोद में। आगे देखिए अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमने लिया है विमुद्रीकरण। अगला टॉपिक क्या है? विमुद्रीकरण। देखिए जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद करती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है तो इसे क्या बोलते हैं? इसे विमुद्रीकरण बोला जाता है। आगे देखिए क्या दिया है। आगे है विमुद्रीकरण करने का मुख्य कारण काला धन, भ्रष्टाचार, नकली नोट और आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। विमुद्रीकरण क्यों किया जाता है? काला धन और भ्रष्टाचार, नकली नोट और आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विमुद्रीकरण किया जाता है। भारत में अभी तक तीन बार 1946, 1978 और 2016 तथा स्वतंत्र भारत में 2 बार 1978 था 2016 स्वतंत्र भारत में। अगर पूरा देखें तो 3 बार विमुद्रीकरण हो चुका है। एक 1946 में हो चुका है, एक 1978 में और 2016 में। अगर प्रश्न पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत में कितनी बार, तो 2 बार कहेंगे आप। 1978 और 2016 विमुद्रीकरण हुआ था। सर्वप्रथम 12 जनवरी 1946 को आरबीआई गवर्नर सी डी देशमुख ब्रिटिश शासन में 500, 1000 तथा 10,000 के नोटों को बंद किया गया था। 500, 1000 था 10,000 के नोटों को बंद किया गया था, जिसे 1954 में पुनः शुरू कर दिया गया। 1954 में पुनः शुरू कर दिया गया। दूसरी बार 16 जनवरी 1978 को आरबीआई के गवर्नर आईजी पटेल मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा 1000 तथा 5000, 5000 तथा 10,000 के नोटे बंद किए गए थे। 1000, 5000 तथा 10,000 के नोटे बंद किए गए थे। वर्ष 1987 में पुनः 500 के नोट को प्रचलित किया गया तथा वर्ष 2000 में 1000 रुपये के नोट को पुनः प्रचलित किया गया। वर्ष 2000 में 1000 रुपये के नोट को पुनः प्रचलित किया गया। तीसरी बार 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 तथा 1000 रुपये के नोट को विमुद्रीकरण किया गया था। सरकार ने इनके बदले 500 वे 2000 के नए नोट जारी किए। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो वह उर्जित पटेल थे। जब तीसरी बार जो है कि विमुद्रीकरण हुआ 8 नवंबर 2016 को, तो उस समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। 30 जून 2011 को 1 पैसा, 2 पैसा और 5 पैसा, 10 पैसा और 20 पैसा और 25 पैसे के सिक्के बंद कर दिए गए थे। 30 जून 2011 को 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा और 25 पैसे के सिक्के को बंद कर दिए गए थे। विमुद्रीकरण आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देता है। विमुद्रीकरण जो है यह देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देता है। यह आदर्श वाक्य नरेंद्र मोदी का है। 2000 रुपये के नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड मैसूर कर्नाटक में छपती है। कहाँ पर छापती है? मैसूर कर्नाटक में छापी जाती है। 1944 में रिजर्व बैंक ने नोटों में पहली बार सुरक्षा धागा एवं वाटरमार्क का प्रयोग किया था। तो आगे देखिए वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये के मुद्रा में छापा गया था।
वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये की मुद्रा में छापा गया था। 10,000 रुपये के नोट को सर्वप्रथम 1938 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रचलित किया गया था। 2,000 रुपये का पहला नोट वर्ष 2016 में जारी किया गया था। 2000 का रुपये का पहला नोट वर्ष 2016 में जारी किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत आरबीआई सिर्फ 10,000 रुपये तक के नोट तथा 1,000 रुपये मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है। विमुद्रीकरण पर प्रस्ताव स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। विमुद्रीकरण पर प्रस्ताव स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। देखिए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए हम लोग के पास समय थोड़ा कम है, इसलिए आप लोग तेजी से पढ़ते जाइए। देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जिसका उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। यूएनओ का जो मुख्यालय है यह न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान दी थी। जॉन डी रॉकफेलर ने भूमि दान दी थी। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र क्या दिया है। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। संयुक्त राष्ट्र जो नाम है यह अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। यूएन दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएन की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है, जिसका 193वां देश दक्षिण सूडान है। जो 193वां देश है वह दक्षिण सूडान है। भारत यूएनओ का सदस्य वर्ष 1945 से है। यूएन के संविधान चार्टर, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। यूएन की अधिकृत 6 भाषाओं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश में अंग्रेजी एवं फ्रेंच कार्यकारी भाषाएं हैं। आगे देखते हैं यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। पूछा जाता है सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य जो है कि अस्थायी तथा 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है तथा सुरक्षा परिषद के 5 जो अस्थायी सदस्य हैं 5 अस्थायी सदस्य देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। 5 अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, ये अस्थायी सदस्य देश है। आगे देखिए सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है। वीटो क्या है? अस्थायी सदस्य देश जो हैं उनको प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। वीटो का सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला कौन सा देश है? रूस जो है सर्वाधिक बार प्रयोग कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है 6 अंग है। तो यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को हुआ था। आगे देखते हैं कहाँ हुआ था? लंदन में था। महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में हुआ था। आगे देखिए क्या दिया है। देखिए 1952 में हुआ था। देखिए क्या दिया है। यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिंगवेली। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन है? त्रिंगवेली। नार्वे की। कहाँ की थी? तो यह नार्वे की थी त्रिंगवेली। प्रथम एशियाई महासचिव यूथांड
ये बर्मा देश के थे। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान जो महासचिव हैं वो वर्तमान में इस समय 9वें क्रम के हैं। किस क्रम के हैं? 9वें क्रम के हैं। ये एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के हैं। ध्यान रखिएगा, एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। और ये किस देश के से बिलोंग करते हैं? तो यह पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को 3 अप्रैल 1946 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हेग नीदरलैंड में हुई। इस नीदरलैंड में हेग में हुई थी। हेग में, जहां इसका मुख्यालय है, इसको हुई। और हेग जो है इसका मुख्यालय है। देखिए आगे देखते हैं क्या दिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है वह 15 है, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में थी। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। आगे देखिए, यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला MS सुब्बालक्ष्मी। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला MS सुब्बालक्ष्मी 1966 में जो है कि प्रस्तुत की थी। आगे देखते हैं, देखिए क्या है। देखिए ये रहा भारत में परमाणु कार्यक्रम। भारत में परमाणु कार्यक्रम के बारे में हम बताएंगे। देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना है 10 अगस्त 1948 को किया गया, 48 में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पिता कहे जाते हैं होमी जहांगीर भाभा। आगे देखिए, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर APJ अब्दुल को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधीन किए जाते हैं। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में किया गया। आगे देखिए, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1956 में किया गया। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया। 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया। आगे देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट क्या है? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के कोस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह इनसेट 2A को जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में स्थापित हुआ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 3 जनवरी 1954 को ट्राम्बे मुंबई में हुआ, जिसका पूर्व नाम ऊर्जा संस्थान था। इसका पूर्व नाम क्या था? ऊर्जा संस्थान था। आगे देखते हैं, इंदिरा गांधी क्या दिया है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कलपक्कम चेन्नई में हुआ। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज HC यूरे ने 1932 में किया था। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नांगल पंजाब में 1962 में हुआ। आगे देखिए
केंद्रीय जल एवं विद्युत शोधन केंद्र क्या दिया है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोधन केंद्र खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में किया गया। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा वांचू नदी पर स्थित है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। तारापुर परमाणु विद्युत घर निर्माण 1972 मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित है। आगे देखिए क्या है? राजस्थान परमाणु विद्युत घर निर्माण 1972 रावत भाटा राजस्थान में अवस्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत घर निर्माण 1991 में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। काकरापार परमाणु विद्युत घर निर्माण कब हुआ था? 1993 में। कहाँ स्थित है? सूरत गुजरात में स्थित है। रमण अनुसंधान केंद्र बंगलौर कर्नाटक में स्थित है। रमण अनुसंधान केंद्र। आगे देखते हैं। देखिए अब ये आ गया हमारा जो है कि योजनाएं। क्या आ गया? योजना से संबंधित भारत की पंचवर्षीय योजना। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका पंचवर्षीय योजना से कोई भी एग्जाम देंगे एक प्रश्न आ जाता है। देखिए क्या दिया है? भारत की पंचवर्षीय योजना। भारत में पंचवर्षीय योजना रूस से प्रेरित है। भारत में पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है? यह रूस देश से लिया गया है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। पहली योजना 1951 से 1961 हायरार्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। पहली योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। देखिए दूसरी योजना। दूसरी योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर बल दिया गया था। दूसरी योजना का काल 1956 से 61 के दौरान ही भारत में दूसरी योजना के दौरान ही राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। आगे देखिए तीसरी योजना सैंडी चक्रवाती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय किया गया था। सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना 1961 से 66 को माना जाता है। जो तृतीय योजना थी सबसे ज़्यादा असफल यही हुई थी और इसका काल 1961 से 66 को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962 में यह युद्ध हुआ था और भारत चीन युद्ध माना जाता है इस योजना की असफलता का कारण। भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था। 1965 में और भयंकर सूखा भी पड़ा था। वार्षिक योजनाएं। योजना का अवकाश 1966 से 69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। आगे देखिए चतुर्थ योजना। 1969 से 74 को गॉडगिल योजना सुरक्षा पर बल भी कहा जाता है। पांचवी योजना 1974 से 78 का मॉडल डी.पी. धर ने तैयार किया था, जो एक वर्ष पहले 1978 में ही प्राप्त हो गया था। पांचवी योजना क्या है? पांचवी योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई। आगे देखिए अनवरत योजना। आगे क्या है? अनवरत योजना 1978 से 80, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, के जनक डॉक्टर गुन्नार मिडल वे प्रणेता प्रोफेसर रैगनर प्रिंस थे। आगे देखिए IRDP और NREP और TRYSEM, DWACRA, RLEGP जैसे कार्यक्रम छठी योजना 1980 से 85 में चलाई गई थी। सातवीं
सातवीं योजना की अवधि देखिए क्या दिया है। सातवीं योजना की अवधि 1985 से 90। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 को प्रारंभ सातवीं योजना काल में हुई थी। इसका जो प्रारंभ किया गया था सातवीं योजना के काल में किया गया था। आठवीं योजना जो है 1992 से सत्तानवे में चालू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। आठवीं योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह मानव संसाधन विकास था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना आगे देखते हैं। देखिए क्या दिया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या दिया है इसमें। 15 अगस्त 1993 को प्रारंभ जो है हुआ था। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। 10वीं योजना की अवधि 2000 से 2007 थी। 10वीं अब तक की सबसे सफल योजना मानी जाती है। 10वीं योजना अब तक की सबसे सफल योजना मानी जाती है। देखिए 11वीं योजना की अवधि 2007 से 2012 थी और 12वीं योजना की अवधि 2012 से 2017 थी। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र संपोषणीय व अधिक समावेशी विकास था। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र संपोषणीय व अधिक समावेशी विकास था। तो ये हमने जो है कि 5वां क्लास हमारा ये था रिवीजन टॉपिक से। यह मेरा 5वां वीडियो था। तो और आपको और 4 वीडियो अगर देखना है इस तरीके का तो आप चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। और फिर हम नए टॉपिक और अच्छे टॉपिकों को कलेक्ट करके नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।